हेलो एवरीवन। तो अब हम इस वीडियो में मेद धातु के बारे में कवर करेंगे। तो मेद धातु को हम इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग कवर करेंगे जो कि ऊपर लिखे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लेते हैं मेद धातु में एटाइमोलॉजी। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दो पॉइंट्स को एक साथ ले रहे हैं, एटाइमोलॉजी और डेरिवेशन, क्योंकि वो एक ही चीज है। तो इसमें यहाँ पर हम ले रहे हैं सबसे पहला एटाइमोलॉजी एंड डेरिवेशन। ये मेनली इस बात पे फोकस करते हैं तो मेद शब्द है वो कैसे आया हुआ है, मतलब किस तरीके से वो उत्पन्न हुआ है शब्द। तो यहां देखेंगे अमरकोश में लिखा है, अमरकोश के अनुसार अमरकोश के अनुसार मेदती स्नेह मेदती स्नेहयति इति मेधा। मेदती अर्थात जो स्नेहन करे वह क्या है, मेद है। मेदती उसको कहते हैं, मेदती कहा जाता है जो स्नेहन करे वह मेद है। के अनुसार मेदती स्नेहति इति मेधा, मतलब कौन सी धातु है, स्नेह करने वाली। तो स्नेह अर्थक त्रिमदा, और कौन सी, त्रिमदा स्नेहने धातु से, कौन सी, त्रिमदा स्नेहने धातु से त्रिहने मेदस शब्द निष्पन्न हुआ है। मेद अर्थात क्या होता है, मेद अर्थात जो स्नेहन करता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, मेद अर्थात जो स्नेहन करता है। तो ये हमारे टाइमोलॉजी और डेरिवेशन कंप्लीट। इसमें बस इतना रखना है, मेदति स्नेहति इति मेधा, स्नेह अर्थक त्रिमदा स्नेहने धातु से क्या मेद शब्द निष्पन्न हुआ है। अब देखते हैं इसका लोकेशन। अब इसका हम क्या देखेंगे, लोकेशन। तो लोकेशन के लिए भी श्लोक याद करने पड़ेंगे। तो पहले श्लोक हम इसके लिए याद कर ले रहे हैं, स्थूल अस्तिषु विशेषेण मज्जा त्वाभ्यंतर आश्रितः, मतलब जो स्थूल मोटी अस्थि, मोटी बड़ी, जो लंबी लंबी अस्थि होती हैं, जैसे कि ह्यूमरस बोन हो गई, रेडियस हो गई, अल्ना हो गई, जो बड़ी बड़ी बोन्स होती हैं उसमें विशेष रूप से क्या रहता है, मज्जा रहता है। मज्जा को हम एलो बोन मैरो भी कहते हैं। मज्जा को हम क्या बोलते हैं, एलो बोन मैरो। मज्जा को हम बोलते हैं येलो बोन मैरो। स्थूल अस्थिषु विशेषण मज्जा तो अभ्यंतर आश्रयता अथेतरेषु सर्वेषु, मतलब इसके अलावा सभी अस्थियों में क्या रहता है, जो छोटी छोटी अस्थियां होती हैं उसमें मेद रहता है। उस मेद को हम सरक्ता, मतलब रक्त वाला मेद भी बोलते हैं। अथेतरेषु सर्वेषु सरक्तम मेद उच्यते। ठीक है, तो उसमें सब में क्या रहता है, मेद रहता है छोटी छोटी अस्थियों में, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेड बोन मैरो भी कह सकते हैं, रेड बोन मैरो। फिर इसके आगे है शुद्ध मासस यह स्नेह सवसा
सा वसा परी कीर्तिता। शुद्ध मास यह स्नेह सा वसा। जो शुद्ध मास का स्नेह होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम वसा बोलते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा लोकेशन। तो लोकेशन हम ये कह सकते हैं, ज्यादातर जो छोटी अस्थियां होती हैं उसमें क्या होता है? मेद होता है। और जो बड़ी अस्थियां होती हैं उसमें क्या होता है? मज्जा होता है। तो एक ये श्लोक है। एक और श्लोक को हम कवर करेंगे। तो एक और श्लोक देखते हैं। तो एक और श्लोक हो जाएगा तृतीय मेदोधरा नाम। तृतीय मेदोधरा नाम मेदो सर्व भूता नाम उदर स्तंभ मेदो सर्वभूता नाम उदर स्तंभ अर्व अस्थिषु चा महत्सु चा मज्जा भवति। तो यहाँ पर क्या है? तृतीय मेदोधरा नाम मेदो ही सर्वभूता नाम उदर स्तंभ अडो अस्थिषु चा महत्सु चा मज्जा भवति। मतलब आचार्य सुश्रुत के अनुसार तीसरी कला मेदोधरा कला है। इसको इस तरीके से लिखेंगे, आचार्य सुश्रुत के अनुसार तीसरी मेदोधरा कला है। मेदो ही सर्वभूता नाम। मेद ही सभी प्राणियों में कहाँ रहती है? उदर में रहती है। उदर कहाँ रहती है? उदर में। यहाँ पर लिखा हुआ है उदर में रहती है। उदर मतलब एब्डोमेन वाला रीजन। तो एब्डोमेन वाले रीजन में जो भी फैट रहता है, मतलब वो क्या रहता है? मेद। तो उदर स्तंभ और अर्व और छोटी अस्थियों में, तो छोटी अस्थि तो पहले भी देख चुके हैं, यहाँ नया आ गया। मेदो ही सर्वभूता नाम उदर स्तंभ और अर्व अस्थिषु चा महत्सु, जो बड़ी बड़ी अस्थियां होती हैं उसमें जो होता है वह मज्जा होता है। तो लोकेशन में अगर हमें श्लोक लर्न नहीं हो रहे हैं तो इतना भी हम ध्यान में रख सकते हैं, जो बड़ी अस्थियां होती हैं उसमें मज्जा रहता है, जो छोटी अस्थियां होती हैं उसमें मेद रहता है। और उसके अलावा मेद एक और जगह रहता है, वो कहाँ रहता है? उदर में रहता है। तो यह हो जाएंगे लोकेशन। अब इसके बाद क्या देखेंगे हम? प्रॉपर्टीज। ठीक है, लोकेशन मतलब हो गया स्थान ना। एटाइमोलॉजी मतलब हो गया व्युत्पत्ति या डेरिवेशन को, इस चीज को क्या बोलते हैं? निरुक्ति। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? प्रॉपर्टीज मतलब गुण। तो मेद धातु कैसी होती है? तो सबसे पहले मेद धातु स्नेह युक्त होती है, ये उसका गुण है, स्नेह युक्त होती है। फिर गुरुत्व होती है, मतलब भारी होती है। स्थिरत्व होती है, और मृदुत्व होती है, मतलब धीमी होती है। तो और यहाँ से करके आदि लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे गुण। तो मेरे लिए 4 गुण याद रख लो इसके। स्नेह युक्त होती है, भारी होती है, स्थिरत्व होती है, मृदुत्व होती है। ये 4 गुण याद रख लो। या फिर इसमें एक श्लोक भी लिख सकते हैं। वह श्लोक ये होगा, सांद्र सर्पिर निभा स्नेह धातु शांत सर्पिर निभा स्नेह धातु स्तुर्य शरीरजः। शांत सर्पिर निभा स्नेह धातु स्तुर्य शरीरजः। सांद्र मतलब गाढ़ा या जमा हुआ, सर्पी मतलब घृत, और निभा मतलब समान। तो जमे हुए घृत के समान कौन सी धातु है? यह स्नेह धातु है। तो स्नेह युक्त तो लिख सकते हैं, एक और लिख सकते हैं कैसे होती है? इसके गुण में जमे हुए घृत के समान, जमे हुए घृत के
समान, जमी हुई घृत के समान स्नेह धातु है। स्तुर्य शरीर जा, मतलब जो शरीर का क्या कर रही है, स्तुर, मतलब जो शरीर का क्या कर रही है, स्तुर अर्थात स्नेहन। तो जमे हुए घृत के समान स्नेह धातु है जो शरीर का क्या कर रही है, स्नेहन कर रही है। ये वाली बात किसने कही थी, प्रियव्रत शर्मा ने, प्रियव्रत शर्मा, उनका श्लोक है ये नीचे वाला। तो ये हो जाएंगे गुण, किसके गुण, स्नेह किसके गुण, मेद धातु के। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसकी हमें फंक्शंस। तो फोर्थ पॉइंट हो जाएगा फंक्शंस, नीचे का दिख रहा है, तो फोर्थ, हाँ फोर्थ पॉइंट हो जाएगा फंक्शंस। तो फंक्शंस में देखो कितना सिंपल सा श्लोक है, बस यही याद रखना है। कौन कौन सा, स्नेह स्वेदौ, स्नेह स्वेदौ दृढ़त्वं, स्नेह स्वेदौ दृढ़त्वं पुष्टिम अस्थनाम, पुष्टिम अस्थनाम चा। जो दिख रहा होगा नीचे वाला, यही श्लोक याद रखना है, स्नेह स्वेदौ दृढ़त्वं पुष्टिम अस्थनाम चा। तो इसके पॉइंट्स को ऐसे लिख ले रहे हैं। सबसे पहला स्नेह, तो सबसे पहला इसका कार्य स्नेहन, ये पूरे इस पॉइंट में इसको इस तरीके से लिखेंगे, मेद धातु सभी अंग प्रत्यंगों का एवं समस्त शरीर कोशों का स्नेहन करती है। तो ये पहला पॉइंट हो जाएगा, सभी का स्नेहन करती है। फिर दूसरा स्वेदन, तो स्वेदन में क्या लिखेंगे, मेद धातु स्वेद को उत्पन्न, मेद धातु शरीर से स्वेद को उत्पन्न कराती है, दूसरा पॉइंट हो जाएगा। फिर तीसरा क्या हो जाएगा, दृढ़त्वं, तो दृढ़त्वं मतलब मजबूती प्रदान करना। तो ये लिखेंगे, मेद धातु सभी अंग प्रत्यंगों को एवं समस्त शरीर कोशों को दृढ़ता अर्थात मजबूती प्रदान करती है। तो इनको पॉइंट्स में बना बना के लिखेंगे, ये चार पॉइंट्स, स्नेह हो गया, स्वेदन हो गया, दृढ़त्वं हो गया, और पुष्टि, अस्थियों की पुष्टि, अस्थियों की पुष्टि। इसका थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसमें पॉइंट में लिखना है, जो मेद धातु होती है वह अस्थियों को पुष्ट करती है। कैसे करती है, देखो अस्थि के जो पोषक द्रव हैं वो कैसे होते हैं, रुक्ष और कठिन होते हैं। तो अस्थि के पोषक द्रव हैं वो कैसे होते हैं, मतलब अस्थि का जो पोषण करने वाले द्रव हैं वो कैसे होते हैं, रुक्ष और कठिन होते हैं, तो वो अस्थि तक पहुंच नहीं पाते। तो अस्थि पोषक द्रव्य रुक्ष कठिन होने के कारण इन अस्थि पोषक द्रव्यों को अस्थि तक पहुंचाने का कार्य कौन, मेद धातु ही करती है। इसलिए वो अस्थियों की पुष्टि में भी उसका एक महत्वपूर्ण रोल है ना, महत्वपूर्ण भूमिका कह सकते हैं। तो ये चार कार्य याद रखना है, स्नेहन करती है, स्वेदन करता है, दृढ़त्वं और अस्थियों की पुष्टि। तो ये हो जाएंगे फंक्शंस ऑफ मेद धातु। अब इसका देखते हैं प्रमाण, फोर्थ पॉइंट के अंदर ही देखते हैं प्रमाण। इसको यहां लिख रहे हैं प्रमाण। तो प्रमाण में सीधा लिखना है क्या, दो मेदसः, अर्थात मेद धातु का प्रमाण 2 अंजलि है। तो इसमें क्या जाएगा, मेद धातु का प्रमाण 2 अंजलि है। अब इसके बाद हम देखते हैं फिजियोलॉजी ऑफ मेद व स्रोतस। हाँ, तो अब हम देखते हैं फिजियोलॉजी ऑफ मेद व स्रोतस। तो हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो हो जाएगा फिजियोलॉजी ऑफ मेद
वह स्रोतस। इसके लिए सबसे पहला श्लोक किसने कहा है? सुश्रुत ने कहा है, तो वो देखते हैं। मेद वहे दोए, म्यूद वहे दोए, त्योर मेद वहे दोए, मतलब मेद को वहन करने वाले स्रोतस दो होते हैं जिनका मुख्य मूल क्या है? मेद वहे दोए, त्योर मूलम कटी, त्योर मूलम कटी वृक्कौ, मेद वहे दोए, त्योर मूलम कटी वृक्कौ चा। तो उनका मूल क्या होता है? मेद को वहन करने वाले मुख्य रूप से दो स्रोतस होते हैं जिनका मूल कटी मतलब होता है कमर वाला रीजन, और वृक्क मतलब किडनी जहां होती है ना, वहां किडनी वाला रीजन, किडनी के ऊपर वाला। तो त्योर मूलम कटी वृक्कौ चा, ये किसने कहा है? सुश्रुत ने कहा है। मेद वहे दोए, त्योर मूलम कटी वृक्कौ चा। आचार्य चरक ने क्या कहा है? मेदो वहानाम स्त्रोतसाम रक्कौ मूलम वपा वहनम चा। मेदो वहनाम स्त्रोतसाम रक्कौ मूलम वपा वहनम चा, यह चरक ने कहा है। तो इन्हें एक स्थान तो वही रखा, वृक्क किडनी वाला एरिया, लेकिन एक एरिया चेंज कर दिया, इसकी जगह कटी न रख के बोला वपा वहन कुछ नहीं होता है, ओमेंटम होता है, ओमेंटम। स्टोमक के आजू बाजू होता है ग्रेटर ओमेंटम, लेसर ओमेंटम, तो वही होता है ओमेंटम। तो उन्होंने क्या बोला है? किडनी और ओमेंटम है। मेदो वहनाम स्त्रोतसाम वृक्कौ मूलम वपो वहनम चा, तो ये चरक ने कहा है। एक और, वपा वहनम मेदः स्थानम, वपा वहनम मेदः स्थानम तैलवर्तिका, वपा वहनम मेदः स्थानम तैलवर्तिका, यह किसने कहा है? यह चक्रपाणि ने कहा है कि मुख्य रूप से जो मेद का स्थान है वह क्या है? वपा वहन अर्थात ओमेंटम है। तो यह हो जाएंगे फिजियोलॉजी ऑफ मेद व स्त्रोतस। अगर मेद व स्त्रोतस के बारे में लिखने भी आता है तो उसमें यही मुख्य है, एक सुश्रुत का श्लोक लिखो, फिर उसका मीनिंग लिखो, फिर चरक का श्लोक लिखो, फिर उसका मीनिंग, और फिर चक्रपाणि ने जो कहा है। तो अगर तीनों श्लोक को कंबाइन करें तो वह यही देख सकते हैं, तीनों ने तीन चीजें के बारे में बात हुई है, कटी, वृक्क और वपा वहन। तो ये लिख सकते हैं, यही जो कटी, वृक्क और वपा वहन मेद व स्त्रोतस होते हैं। और क्योंकि इसके जो वृक्क होता है, जो कटी होता है, वपा वहन, बहुत सारा मेद वहां पर क्या होता है? इकट्ठा होता है वहां पर। तो यही मुख्य रूप से क्या होते हैं? मेद व स्त्रोतस के होते हैं। तो ये हो जाएगा फिजियोलॉजी ऑफ मेद व स्त्रोतस। तो अब हम देखेंगे मेद धातु का निर्माण या मेद धातु की उत्पत्ति। तो इसको देखते हैं। जो मेद मांस धातु होती है, मेद धातु से पहले वाली मांस धातु होती है, उस मांस धातु के सूक्ष्म वाले भाग में कौन सा अंश होता है? मेद निर्माण अंश होता है। मांस धातु में क्या होता है? मेद निर्माण अंश होता है। ठीक है, इस मेद निर्माण अंश पर कौन सी अग्नि क्रिया करती है? मेद अग्नि कार्य करती है। और ये मेद अग्नि कहाँ होती है? मेद व स्त्रोतस में होती है। जो मेद व स्त्रोतस है उसमें कौन सी होती है? मेदो अग्नि रहती है। पूरी बॉडी में हमारे मेद व स्त्रोतस फैले हुए हैं, और इन मेद व स्त्रोतस का मूल या इनका उद्गम स्थल क्या है? हमने पिछली वीडियो मतलब पहले ही देखा हुआ है, इनका क्या है? वपा वहन है, कटी है और वृक्क है। वहां से ये मेद व स्त्रोतस निकलते हैं, पूरी बॉडी में फैले हुए हैं। और इन्हीं मेदो व स्त्रोतस में कौन सी रहती है? मेदो अग्नि रहती है। तो मेदो अग्नि किस पर कार्य करती है? मेद निर्माण अंश जो कि मांस धातु में होता है, उस पर मेदो अग्नि कार्य करती है। तो मेदो अग्नि दो भाग में विभाजित कर देती है, प्रसाद और किट। तो यहां से देखें किट। अब जो मेद का किट है वो क्या है? स्वेद है।
जो स्थूल व्यक्ति होते हैं उनको बहुत ज्यादा पसीना आता है क्योंकि उनके पास बहुत सारा मेद होता है, इसलिए जो मेद का जो मेनली मल रहता है वो क्या होता है, किट्ट होता है। और इसी के चरक ने कहा है मलह स्वेदस्तु मेधसः। तो किट्ट, इसका किट्ट क्या, स्वेद। और जो प्रसाद भाग है वो फिर से पुनः दो भागों में विभाजित हो जाता है, जो कि है स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग। स्थूल भाग से मुख्य रूप से मेद धातु का निर्माण होता है और सूक्ष्म भाग फिर से दो भागों में विभाजन होता है, पहला उपधातु और दूसरा अस्थि निर्माण अंश। तो उपधातु, इससे क्या होती है, मेद की उपधातु का निर्माण होता है। और मेद की उपधातु क्या है, स्नायु। मेद की उपधातु स्नायु, इसके लिए भी चरक ने कहा है मेदसः स्नायु संभव। मेद की उपधातु स्नायु है और मेद का मल स्वेद है। तो यह हमें बनाना है सबसे पहले, फिर हमें इसी को पॉइंट्स में लिखना है। और ये चरक के और भी श्लोक हैं, ये ऊपर वाला सुश्रुत का है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखते हैं मासान मेधा प्रजायते, या फिर सिर्फ लिख दो मासान मेधा, मतलब मास से मेष धातु की उत्पत्ति होती है। तो मेष धातु की उत्पत्ति मास से होती है, पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि जो मास धातु में क्या रहता है, मेद निर्माण अंश होता है। तो मास धातु में मेद निर्माण अंश होता है, कौन कौन सा होता है, मास धातु का जो प्रसाद भाग होता है, प्रसाद अंश के जो सूक्ष्म भाग होता है, प्रसाद सूक्ष्म, जैसे ऐसे इसका भी प्रसाद में सूक्ष्म में धातु है, तो ऐसे जो मास है उसका प्रसाद के सूक्ष्म भाग में, इसमें स्थूल में धातु है लेकिन सूक्ष्म में इसकी अस्थि निर्माण अंश है। ऐसे मास के प्रसाद के सूक्ष्म भाग में कौन सा रहता है, मेद निर्माण अंश सूक्ष्म भाग पर, अथवा रस धातु के मेद समान अंश पर, या फिर सबसे पहली धातु देख सकते हैं रस, रस से रक्त, रक्त से मांस और मांस से मेद की उत्पत्ति होती है। तो हम या तो ये लिख सकते हैं जो रस है, रस धातु है, उसमें रस धातु में जो मेद समान अंश रहता है, या फिर हम लिख सकते हैं जो मांस धातु है, उस मांस धातु है मेद से पहले उस मांस धातु में क्या रहता है, मेद निर्माण अंश रहता है, कौन से, उसके प्रसाद भाग के सूक्ष्म वाले में मेद निर्माण अंश रहता है। तो मेद निर्माण अंश पर मेदो अग्नि की क्रिया से, मेदो अग्नि की क्रिया से वह प्रसाद एवं किट्ट भाग में विभाजित होता है। मेदो अग्नि की क्रिया से प्रसाद और कौन से, किट्ट भाग में विभाजित होता है। मेदो अग्नि कहाँ होती है, मेद वह स्रोतस में उपस्थित होती है जिसका मूल, मतलब मुख्य रूप से जो कहां से निकलते हैं, वृक और वहन है, तो वहां पर होती है मेदो अग्नि। तो ये दो पॉइंट, और आगे के भी पॉइंट को हम इस तरीके से लिखना है कि प्रसाद भाग के स्थूल भाग से मेद धातु का निर्माण होता है, प्रसाद भाग के सूक्ष्म भाग से उपधातु स्नायु एवं अस्थि निर्माण अंश का निर्माण होता है। तो आगे और भी इस तरीके से हम इसको पॉइंट में लिखना पड़ेगा इसमें एग्जाम में। तो इस तरीके से हमें इतना लिखना है, पहले ये बनाना है, फिर ये दोनों श्लोक, और फिर इसको एक्सप्लेन करना है इन पॉइंट्स। फिर उसके बाद यहाँ पर एक श्लोक और देख लेते हैं। यह श्लोक क्या कह रहा है, स्व ऊष्मणा पक्वमेव तत्, स्व ऊष्मणा पक्वमेव तत्, स्व तेजो अंबुकुर स्निग्ध उद्रिक्तम मेदो अभिजायते, स्व ऊष्मणा पक्वमेव तत्। तो मास धातु होता है, मेद से पहले वाली कौन सी है, मास धातु। तो मास धातु स्वयं मतलब अपनी खुद की, मास धातु अपनी खुद की, ऊष्मणा मतलब ऊष्मा, मास धातु अपनी खुद की ऊष्मा से, पक्वमेव तत् मतलब पक कर, मास धातु अपनी खुद की ऊष्मा से पक कर, एवं स्व फिर से, एवं उसके खुद के अपने, एवं अपने तेज अंबु मतलब जो तेज गुण होता है, और जो अंबु मतलब जो जलीय गुण होता है, एवं अपने तेज एवं जलीय गुण में, एवं अपने तेज और एवं जलीय गुण में,
स्निग्ध औद्रिक्ता मतलब स्निग्धता की वृद्धि। मांस धातु अपनी ऊष्मा से पकता है, पर मांस धातु के अंदर जो तेज और जलीय भाग है, मांस धातु के अंदर जो तेज और जलीय भाग है उसमें क्या होता है, स्निग्धता की वृद्धि होती है। इसकी वृद्धि होती है स्निग्धता, स्निग्धता की वृद्धि होने से वह मेद में परिवर्तित हो जाता है, वह मेद में परिवर्तित हो जाता है। तो यही लिखना है, एक श्लोक स्व ऊष्मणा पकमेव तत् स्व तेजो अंबु गुण स्निग्ध औद्रिक्तम मेदो अभिजायते, अर्थात मांस धातु अपनी ऊष्मा से पककर एवं जो उसके तेज एवं जलीय गुण हैं उसमें स्निग्धता की वृद्धि होने से वह मेद में परिवर्तित हो जाता है। तो यह पूरा रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेद सार पुरुष या फिर मेद सार पुरुष के लक्षण। तो इसमें देखते हैं वर्ण स्वर नेत्र केस लोम। वर्ण स्वर, वर्ण मतलब कॉम्पैक्शन, स्वर मतलब आवाज, नेत्र मतलब आंखें, केस मतलब बाल और लोम मतलब शरीर के रोम। तो वर्ण स्वर नेत्र केस लोम। नख दंत ओष्ठ। नख मतलब नाखून, दंत मतलब दांत, ओष्ठ मतलब ओंठ। नख दंत ओष्ठ मूत्र पुरीसेषु मूत्र मतलब यूरिन, पुरीस मतलब स्टूल्स। तो वर्ण स्वर नेत्र केस लोम नख दंत ओष्ठ मूत्र पुरीसेषु विशेषः स्नेहो विशेष रूप से विशेषः स्नेहो मेदः सारडाम मतलब जो मेदसार पुरुष होते हैं उसके विशेष रूप से स्नेह युक्त होते हैं। कैसे युक्त होते हैं? वर्ण स्वर आंखें, बाल, रोम, नाखून, दांत, ओठ, उसकी जो यूरिन होती है और उसके जो स्टूल्स होते हैं वह कैसे होते हैं? स्निग्ध होते हैं। यही बोला स्नेह मेदः सारडाम। फिर आगे सारता वित्त ऐश्वर्य सुखोपभोग सारता वित्त ऐश्वर्य सुख उपभोग प्रदानान अर्जव सुकुमारोपचारता चष्टे। अब इसको देखते हैं। सारता मतलब वो सारता उसके काम कैसा होता है? वित्त मतलब पैसों वाला होता है। ऐश्वर्य अर्थात वह उसकी हर जगह क्या होती है? ख्याति होती है। फिर सुख मतलब वो बहुत सुखी होता है। उपभोग अर्थात वह उपभोगी होता है। फिर दानान मतलब वह दानशील होता है, लोगों को दान देने वाला होता है। अर्जव मतलब वह सरल स्वभाव का होता है। सुकुमार मतलब अच्छा व्यक्ति होता है, उसके लक्षण अच्छे होते हैं। उपचारता
उपचारता मतलब वह दूसरों की मदद करने वाला होता है, दूसरों का उपचार करने वाला, दूसरों की मदद करने वाला होता है। उपचारता चर्चस्टे, तो यह उसके लक्षण हो जाएंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिथ्स आर पुरुष में है श्लोक आ जाएगा। इसको फिर से देखते हैं। वन स्वर नेत्र के श्लोम नख दंत ओष्ठ मूत्र पुरिशेषु विशेषः स्नेहो मेधः स्वरणाम सहसारता वित्त ऐश्वर्य सुख उपभोग प्रदानान अर्ज सुकुमार उपचारता चष्टे। इसको याद रख सकते हैं। स्नेह के लिए 10 चीजें बोली, 10 चीजों में कौन कौन सी होती है? पहला वर्ण हो गया, दूसरे नंबर पे स्वर, फिर तीसरे नंबर पे नेत्र, फोर्थ केस, फिर लोम, फिर सिक्स नंबर पे नख है, सेवेंथ नंबर पे दांत है, एट्थ नंबर ओष्ठ है, फिर मूत्र, फिर पुरिशेषु, 8, 9 और फिर 10, मतलब 10 चीजों को बोला गया है कि जो स्नेह युक्त होती हैं। और उसके जो लक्षण हैं वो भी कितने बताएं? सबसे पहला वित्त हो गया, दूसरे नंबर पे ऐश्वर्य हो गया, तीसरे नंबर पे सुख हो गया, फोर्थ नंबर पे उपभोग हो गया, फिफ्थ नंबर पे प्रादानन अथर्थ दानशील हो गया, फिर अर्ज अधर्थ सरल स्वभाव का, फिर सुकुमार, है ना, फिर नेक्स्ट नंबर उपचारता। तो यह उसके लक्षण बताए हुए हैं। एक और श्लोक देख सकते हैं, वह श्लोक ये है, स्निग्ध स्निग्ध मूत्र स्वेद स्वरम, स्निग्ध मूत्र स्वेद स्वरम, स्निग्ध मूत्र स्वेद स्वरम वृहत वृहत शरीरम आयास वृहत शरीरम आयास असहि असहिष्णु मेधसा असहिष्णु मेधसा। अच्छा देखो, स्निग्ध मतलब जो यूरिन होती है, स्वेद जो स्वेट होता है, पसीना होता है, जो स्वर होते हैं वो कैसे होते हैं? स्निग्ध होते हैं। तो 3 चीजों के लिए स्निग्ध बोला है इस श्लोक में। मूत्र स्वेद सरम बृहत शरीरम, यहाँ थोड़ा हो गया, बृहत शरीरम बृहत शरीरम बृहत शरीरम मतलब उसका बड़े शरीर, बृहत शरीरम मतलब बड़े शरीर वाला होता है। बृहत शरीरम वृत शरीरम बड़े शरीर वाला होता है। फिर यहां से पढ़ेंगे आयास, आयास मतलब परिश्रम, और असहिष्णु मतलब परिश्रम को ना सहन करने वाला मेधसा। तो अगर इसके पॉइंट्स बना के भी पहले श्लोक लिखते हैं, फिर उसका मीनिंग लिखते हैं। उसका भी अगर मीनिंग लिखेंगे तो इसके सबसे पहले लिख देंगे मूत्र स्वेद और स्वर, मूत्र स्वेद और स्वर स्निग्ध होते हैं, स्निग्ध होते हैं। फिर दूसरा बृहत शरीरम अर्थात मित सार पुरुष, मेद सार पुरुष बड़े शरीर वाले होते हैं, बड़े शरीर वाले होते हैं फिर क्या है? आयास असहिष्णु, आयास असहिष्णु मतलब मेद सार पुरुष परिश्रम को सहन करने वाले नहीं होते। मेद सार, यह लिख सकते मेद सार पुरुष परिश्रम के प्रति असहनशील होते हैं, परिश्रम के प्रति असहनशील होते हैं। तो यह हो जाएंगे मेद सार पुरुष के लक्षण, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेद सार पुरुष। अब इसके बाद देखते हैं इसके बाद हम देखेंगे मेद वृद्धि और मेद क्षय के लक्षण, दैट इज मैनिफेस्टेशंस ऑफ क्षय एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ क्षय एंड वृद्धि, मैनिफेस्टेशंस ऑफ क्षय एंड वृद्धि, क्षय एंड वृद्धि ऑफ मेधा।
तो सबसे पहले हम देखते हैं मेद क्षय। तो मेद क्षय के क्या लक्षण होंगे? संधि नाम स्फुटनम। संधि नाम स्फुटनम मतलब संधियों में पीड़ा अर्थात जॉइंट्स में पेन। संधि नाम स्फुटनम। ग्लानिर अक्षणोण मतलब आंखों में ग्लानिर अयास एव चा। ग्लानि आंखों में ग्लानि मतलब आंखें सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं, उसमें ग्लानि। और आयास मतलब परिश्रम में भी ग्लानि मतलब परिश्रम नहीं कर पा रहे। परिश्रम क्यों नहीं? क्योंकि उनको थकान जल्दी हो जाती है। तो पहले संधियों में पीड़ा, आंखों में ग्लानि और तीसरा पॉइंट हो जाएगा थकान। इतनी लाइन से ये मतलब निकलता है। फिर आगे देखते हैं लक्षणम मेदसी छीड़े तनुत्वम च उदरस च। ये ऊपर के में छिड़के ये 3 लक्षण तो है, उसके साथ साथ क्या है? जो उदर है वो वाला रीजन कैसा हो जाता है? तनु अर्थात पतला। उदर वाला रीजन अर्थात एब्डोमेन वाला रीजन पतला हो जाता है। तो 4 लक्षण देखते हैं। सबसे पहले नेत्रों में ग्लानि, दूसरा थकान, सबसे पहले संधियों में स्फुटन मतलब संधियों में दर्द, जॉइंट्स में पेन। फिर दूसरा नेत्रों में ग्लानि, तीसरा हो जाएगा थकान, और 4th नंबर का क्या हो जाएगा? सबसे लास्ट वाला हो जाएगा तनुत्वम च उदरस मतलब उदर पतला हो जाता है या एब्डोमिनल रीजन पतला हो जाता है। तो यह हो जाएंगे 4 मेद क्षय के लक्षण इस श्लोक के अंदर, जिसको हम पॉइंट्स के अनुसार लिख सकते हैं। हम दूसरा श्लोक देखते हैं। मेदः क्षय प्लीहा का बढ़ जाना या प्लीहा का स्प्लीन का अपने स्थान से हट जाना। मेदः क्षय प्लीहा विवृद्धि संधि शून्यता, इससे वही निकलता है संधियों में शून्यता अर्थात जॉइंट्स में पेन, यही चीज है। संधि शून्यता रोक्षम, 3rd नंबर का शरीर रुक्ष हो जाना। फिर मेदुर मांस प्रार्थना चा मतलब मेदस्वी प्राणियों के मांस को खाने की इच्छा होती है। तो इस श्लोक में 3 लक्षण बताए गए हैं। वह 3 लक्षण कौन कौन से? सबसे पहला है प्लीहा में वृद्धि हो जाती है। फिर दूसरा है जॉइंट्स में पेन, संधि में शून्यता। तीसरा पॉइंट है शरीर में रुक्षता। और 4th पॉइंट हो जाएगा मेदस्वी प्राणियों के मांस को खाने की इच्छा होती है। मेदुर मांस प्रार्थना मतलब मेदस्वी प्राणियों के मांस को खाने की इच्छा, प्रार्थना मतलब खाने की इच्छा। तो ये पहला श्लोक हो गया। दूसरा और भी देख सकते हैं मेदसी स्वप्नम कटेह प्लीहो वृद्धि कृस अंगता। इसमें ये बताएं मेद के लक्षण। स्वप्नम कटिया मतलब जो कटी वाले रीजन है अर्थात जो वेस्ट मतलब कमर वाला रीजन है उसमें क्या होता है? शून्यता। दूसरा पॉइंट होता है प्लीहो वृद्धि, प्लीहा में वृद्धि हो जाती है। और तीसरा कृस अंगता मतलब शरीर कैसा हो जाता है? दुबला हो जाता है। तो यह हो जाएंगे मेद क्षय के लक्षण, जिसमें 3 श्लोक से लिख सकते हैं। और उसके बाद उनके देखते हैं मेद वृद्धि के लक्षण।
इसके बाद हमें क्या देखना है, मेद वृद्धि के लक्षण। तो इसमें दो श्लोक कवर करेंगे। सबसे पहला, मेधः स्निग्ध अंगताम। मेद की वृद्धि से जो अंग है वो कैसे हो जाते हैं, स्निग्ध अंगताम। फिर उदर पार्श्व, जो उदर एब्डोमेन वाला रीजन होता है, और पार्श्व अंडर आर्म्स वाला में जो रीजन होता है, उदर पार्श्व वृद्धि, उसमें वृद्धि हो जाती है। उदर पार्श्व वृद्धि, मेधा स्निग्ध अंगदाम, उदर पार्श्व वृद्धि, अंग स्निग्ध हो जाते हैं, उदर पार्श्व वृद्धि हो जाती है। काश श्वास आदीन, काश और श्वास संबंधी आदि बीमारियां हो जाती हैं। दुर्गंधम चा, और शरीर से दुर्गंध आती है। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है अंगों में स्निग्धता, उदर, दूसरा पॉइंट है उदर और पार्श्व में वृद्धि, फिर तीसरा पॉइंट है काश श्वास संबंधी आदि बीमारियां, और फोर्थ पॉइंट है शरीर से दुर्गंध। तो ये पूरे श्लोक को फोर्थ पॉइंट, 4 पॉइंट्स में कवर करेंगे। मेधा स्निग्ध अंगताम, उदर पार्श्व वृद्धिम, काश श्वास आदि दुर्गंधम चा। इसके बाद और श्लोक देखते हैं। मेद वृद्धि से क्या होता है, मेद वृद्धि से प्रमेह पूर्व रूपई स्थल उपद्रवैसृच अन्नैरपि श्लेष्म रक्त मांस, अन्नैरपि श्लेष्म रक्त मांस विकार। तो ये होते हैं मेद वृद्धि के लक्षण। प्रमेह, सबसे पहले प्रमेह के पूर्व रूप वाले लक्षण आते हैं। इसमें जो प्रमेह के पूर्व रूप वाले लक्षण होते हैं वह मेद वृद्धि में भी आते हैं। प्रमेह के पूर्व रूप वाले लक्षण। फिर दूसरे नंबर पर पॉइंट हो जाएगा स्थल उपद्रवैसृच, मतलब स्थल के उपद्रव वाले लक्षण। दूसरे पॉइंट पे क्या है, स्थल के उपद्रव वाले लक्षण। स्थल के उपद्रव वाले लक्षण। फिर अन्नैरपि में क्या आ जाएगा, श्लेष्म रक्त और मांस संबंधी विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, श्लेष्म रक्त मांस संबंधी विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये हो जाएंगे किसके, मेद वृद्धि के लक्षण। कौन कौन से, मेद वृद्धि के कौन कौन से, प्रमेह पूर्व रूपई स्थल उपद्रवैसृच, पहला प्रमेह पूर्व रूपई, दूसरा स्थल उपद्रवैसृच, अन्नैरपि मतलब इसके अलावा। फिर तीसरे पॉइंट में श्लेष्म रक्त मांस विकार, और ये किसके प्रमुख रूप से, प्रायर मेधा, ये मेद वृद्धि के प्रमुख रूप से लक्षण हैं। तो यह हमारा कंप्लीट हो जाता है मेद धातु।